ओके, पढ़े? क्या पढ़ रहे थे कल? एक बार नोट्स दो ना यार, नोट्स लगते हैं। ये नहीं, वो नहीं लेके आए, फेंक दी है ना? ओके, आवाज आ रही है सबको? अपन मर्दा घनत्व पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? और मर्दा घनत्व में सोइल डेंसिटी जिसको बोलते हैं, हमने कहा था घनत्व होता है भार बट्टा आयतन। क्या होता है? किसी भी वस्तु के भार में जब उस वस्तु के आयतन का भाग देंगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतना समझना कि एक कोई चीज होती है भार, जो ग्राम में मापी जाती है, और एक कोई पैरामीटर होता है, एक क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं आयतन, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। समझना कोई दो चीजें होती है, एक होती है भार। भार को आपने बहुत बार आपने बोला होगा, मेरे शरीर का भार कितना है, मैं भार तोल के आता हूं, अरे यार बैग बहुत भारी है, आज यार बहुत ज्यादा भार जो है हमने झेला है, सर बहुत भारी लग रहे हैं। तो ये जो भारी वर्ड है, भार वर्ड है, ये जो भार वर्ड हम सुनते हैं तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वजन की बात कर रहे हैं, और उसको हम ग्राम में, किलोग्राम में, बहुत बार हम उसको किसी और क्वांटिटी में मापते हैं। और वॉल्यूम का मतलब होता है, आयतन का मतलब होता है किसी भी वस्तु ने कितने स्थान घेरा है, और इसको हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में मापते हैं। कल मैंने दो टाइप की यूनिट भी आपको बताई, एक बताई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक बताई हमने मेगा ग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों यूनिट भी आपको याद रखनी, रख लेंगे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे मृदा घनत्व। क्या पढ़ेंगे? तो अब मैं मृदा घनत्व की बात करूं, धीरे धीरे करके हम सब समझते हैं मृदा घनत्व। मृदा घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोइल डेंसिटी। तो मृदा घनत्व क्या हो जाएगा? सुनना, मृदा का भार, मृदा का बट्टा मृदा का आयतन। अच्छा, किसी वस्तु में हम मृदा का आयतन, अच्छा अब हम किसी भी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं, तो भाग देने पर एक वस्तु का हमें एक, जो आपका जिसका भाग देंगे उसके इकाइयां प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि 10 में यदि 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब 10 की हमारे पास 5 इकाइयां आएगी। कितनी इकाइयां आएगी? और उन सब इकाइयों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा वापस? 10। जैसे 30 के अंदर हमने 6 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया? और 5 की 6 इकाइयां आई। कितनी इकाइयां आई? इन सबको जोड़ेंगे तो वापस कितना आ जाएगा? 30। अच्छा, 50 में 3 का भाग, अच्छा 50 में 5 का भाग दो, कितना आएगा? 10। अब 10 10 की अपने पास कितनी इकाइयां प्राप्त हुई? 5। इन 5 इकाइयों को जोड़ेंगे तो वापस कितना आ जाएगा? तो यदि हम किसी भी अंक में दूसरे अंक का भाग देते हैं तो हमें कुछ इकाइयां प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? और ये जो इकाइयां हैं वो नंबर में उतनी ही होगी जितने हमने भाग दिया है, तभी जाके हमारे पास वो संख्या आएगी। लेकिन 50 में 5 का भाग दिया तो हमारे पास आंसर कितना आया? ऐसे 10 10 को हम 5 करके जोड़ेंगे तो वापस कितना आ जाएगा? ये 5 कहां से आया? यही 5 है। समझना, 10 को कितनी बार जोड़ोगे तो 50 आएगा, 2 को कितनी बार जोड़ोगे तो 10 आएगा, 6 को कितनी बार जोड़ोगे, 5 को कितनी बार जोड़ोगे 30 आएगा, 6 बार। आगे बात समझ में? अच्छा, अब मैं बोलूं कि मुझे 300 में 3 का भाग देना है, कितना आएगा आंसर? तो मतलब 100 100 की कितनी यूनिट हो गई? तो 100 100 की 3 यूनिट क्यों हुई? क्योंकि हमने भाग कितने का दिया? अच्छा, इन तीनों को वापस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो ऊपर वाला अंक होता है उसमें यदि हम किसी का भाग दे तो हमें जो प्राप्त होता है वो इकाई में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? मतलब 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो अब हुआ क्या कि ये जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले के इकाई का योग है। जितना इकाई का इसका क्षेत्रफल होगा, या इकाई का भार होगा, या इकाई का आयतन होगा, वो ही हुए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मर्दा घनत्व क्या है? मर्दा का वह भार जो मर्दा के इकाई आयतन का हो। मर्दा के इकाई आयतन का, मर्दा के इकाई आयतन का जो भार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मर्दा घनत्व। अरे भैया, ये एक बार लिख लो, मृदा का घनत्व लिखो। मृदा घनत्व, मृदा घनत्व क्या होता है? मृदा का भार
बटा मृदा का आयतन। कल डेफिनेशन लिखी थी, घनत्व की डेफिनेशन लिखी? अरे लिखी तो थी यार, मृदा घनत्व नहीं, घनत्व की डेफिनेशन लिखी थी ना। इकाई आयतन वाली वस्तु का भार ही घनत्व कहलाता है। उसके आगे ये लिखना है। लिख दिया? जल्दी लिखो बस, अभी बाबू ठाणे चले जाएगा। मृदा का भार बटा मृदा का आयतन। अब मैं यदि बोलूं कि मृदा का घनत्व मृदा का भार भी हो सकता है, कब? जब आयतन कितना हो भैया, आयतन की जगह मैं एक ले लूं तो मृदा का भार ही क्या हो जाएगा? मृदा का घनत्व हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। भार दे रखा है, आयतन दे रखा है। भार दे रखा है 40 ग्राम, आयतन दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ घनत्व कितना होगा? घनत्व कितना होगा? अरे भैया, किसी भी मृदा का घनत्व मृदा के भार के बराबर भी हो सकता है। कब? जब उसका आयतन कितना हो? एक। तो मैं डेफिनेशन ऐसे बना सकता हूं, मृदा के इकाई आयतन का भार ही मृदा घनत्व होता है। समझना, मृदा के इकाई मतलब एक आयतन का भार ही मृदा घनत्व होता है। समझ में आई बात? तो याद रखना, मृदा के इकाई आयतन का भार क्या कहलाता है? मृदा घनत्व कहलाता है। अच्छा, यहां पे 2 होता आंसर, समझना, ये 40 है और यहां 2 होता तो हमने 40 में क्या देना पड़ता? 2 का भाग, तो 20 बटा 1। इकाई आयतन का भार कितना हो गया? अब 20 हो गया। पहले 40 था, अब कितना हो गया? अब देखो 60 है और 2 है अपना, 2 अपना है वो आयतन। तो अब याद है ना, 60 उसका घनत्व नहीं है। घनत्व क्या होगा? 30 बटा 1। एक का कोई मतलब? तो कितना है? 30 है। अरे भाई 40 लिखूं तो 40 बटा 1 लिख सकता हूं ना। 50 को 50 बटा, 60 को 60 बटा, 70 को 70 बटा, तो एक नहीं बोलूं तो चलेगा। तो इसका मतलब इकाई आयतन का जो भार होता है वही क्या होता है? घनत्व होता है। तो घनत्व और भार एक ही बात है, बस उसका आयतन क्या होना चाहिए? आयतन एक नहीं है तो एक लेके आओ। कैसे लाओगे? भाग देकर। कैसे लाओगे? 50 और 2 है तो 50 में 2 का भाग दे दो तो आ जाएगा। तो अब 25 बटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिखो इसकी डेफिनेशन मृदा घनत्व की। मृदा के इकाई आयतन का भार क्या कहलाता है? मृदा घनत्व। मृदा घनत्व का मात्रक क्या? अरे वही तो लिखवाया था कल। मृदा घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या मेगाग्राम प्रति घन मीटर। लिखते कैसे हैं? mg पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आना बंद हो जाए तो वहीं रुक जाना। जहां तक समझ में आ रहा है वहीं तक लिखना है। नहीं आ रहा तो लिखने की आवश्यकता नहीं। आ रहा तो आ गया मतलब समझ में। नाइस, आपने भी लिख लिया सबने। ये दोनों रट लोगे, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और मेगाग्राम प्रति घन मीटर। मीटर सेंटीमीटर नहीं। यहां m है तो आगे भी m आएगा, यहां m नहीं है तो m नहीं है आगे। मृदा में समझना पड़ता है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैं इतना क्लियर बोलता हूं तो तुम भी तो क्लियर बोला करो। गाली तो नहीं देते ना? हाँ, गाली मत देना तो फिर क्लियर मत बोलना,
फिर ऐसे ही बोलना समझ में नहीं आए। ओके, लिख दिया? अब तो लिख ही दिया होगा यार। अब तो लिख दिया होगा सबने, लिख दिया ना? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। ये जो मर्दा का घनत्व होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है स्थूल घनत्व, एक होता है कर्ण घनत्व। तो लिखो मर्दा घनत्व दो प्रकार का होता है। मर्दा घनत्व के प्रकार कितने प्रकार का? दो। एक है स्थूल घनत्व, एक है कर्ण घनत्व। आज से 2 साल पहले मेरा पेट इतना बड़ा था कि एक दिन मैं इसी क्लास में पढ़ा रहा था। JH1 JH, हाँ, जेड का हिंदी मीडियम का फर्स्ट बैच था। क्रेश कोर्स की बात है। तो मैं बता रहा हूं, आज 2023 के टाइम का जो क्रेश कोर्स हुआ था, तो मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाते हुए बोर्ड बहुत बार हैंग हो रहा था, बहुत ज्यादा। तो बोर्ड हैंग हो रहा था तो मैं परेशान हो गया, मैनेजमेंट वालों के पास गया, मैं बहुत हैंग हो रहा है तुम्हारा पेट, सॉरी पेट क्या, बोर्ड। तो क्या चल रहा है, मैं ऐसे ऐसे कोचिंग नहीं पढ़ा ही सकता। वो आए बेचारे, वो सारे टेक्निकल टीम के आगे लोग सब आगे देख रहे, वो चला रहे, सब सही चल रहा, फिर मैं पढ़ने लगूं वापस हैंग हो जाए। तो फिर मुझे पता चला, पहले बोर्ड आते थे ना, तो दो टच हाथ में साथ में करेंगे तो वो चलते ही नहीं थे, मेरी वजह से ही हुआ है। यदि आप 2 पॉइंट साथ में टच करके चलाओगे बोर्ड को तो बोर्ड हैंग हो जाएगा। आप सिर्फ एक ही पेन को टच करके चला सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि मैं जब लिख रहा हूं तो मेरा पेट जो है वो बोर्ड के टच हो तो चलते चलते हैंग हो जा रहा है। उसके बाद में एक सॉफ्टवेयर हम लेके आए और उस सॉफ्टवेयर की सहायता से इस बोर्ड में ऐसा इंस्टॉल किया कि जो बड़े पेट वाले लोग हैं वो भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब टच हो जाएगा तो भी आप लिख पाओगे। पहले बोर्ड, अभी भी कुछ बोर्ड है जो पुराने वाले हैं, उनमें आप ऐसे हाथ लगा दो तो फिर वो चलते। तो दूसरा मैंने और सजेशन दिया, सर ऐसा नहीं करो तो आप बोर्ड को थोड़ा ऊपर ले जाओ। अब ये वाला बोर्ड जो है ना, वो डायरेक्ट पेट के टच में है। तो फिर अब सर ने बोला कि सर इतने क्यों खर्चा करवा रहे हो, आप थोड़ा पेट ही कम कर लो। तो अब करते 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 इतना हुआ है कि अब डायरेक्ट टच में नहीं आता बोर्ड के, हैं? ओके, लिख दिया? तो कौन सा घनत्व और कौन सा घनत्व? अच्छा, स्थूल घनत्व को और क्या बोलते हैं? बल्क डेंसिटी। और पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं किसको? कण घनत्व को। इंग्लिश में डेफिनेशन जो स्पेलिंग है सही लिखना एकदम। अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीडी। हाँ, ये बीडी का, अरे बस सबको पता है बीडी क्या होती है। हाँ, बीडी तो सबको ही पता है क्या होती है। अब ये काम आएगा, है किसी के पास? वो तो अभी काम आएगा जस्ट इसके बाद ही। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बीडी का कॉन्सेप्ट हम बीडी के बंडल से ही समझेंगे। कल आओगे? फिर तुम ऑनलाइन क्लास लोगे क्या मतलब? ओके, मर्दा घनत्व कितने प्रकार के? पहले नंबर पे ये लिख लिया। यहां से अब तुम बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। कल तुम्हारी वजह से इंडिया जीत तो गई, लेकिन अब तुम बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहां से बात नहीं करनी है, अब समझते हैं अपन। मैं जब बोलूं मर्दा का भार, तो आप किसका भार समझते हैं? मर्दा का। अच्छा, क्या मर्दा कोई एक चीज है, कोई वस्तु है जो उसका भार अपन समझ में आ जाएगा? जैसे पेन का भार, तो पेन के भार में तो पेन एक ही वस्तु है, क्या मर्दा एक ही वस्तु है क्या? मर्दा में कितनी वस्तुएं? कौन कौन सी? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल। तो जब मैं बोलूं मर्दा का भार तो किसका भार? चारों का भार। जब मैं बोलूं मर्दा का आयतन, अच्छा मुझे कोई बात बता सकता है वायु का भार होता है क्या? बहुत कम होता है, बहुत कम, जिसको मापा। तो वायु के भार का तो कोई मतलब, क्या वायु का आयतन होता है क्या? वायु जगह तो घेरती है, वायु ने जगह तो, लेकिन भार वायु का। तो ये बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना दिमाग में, वायु का भार। तो भार किस किस का? खनिज का और जल की, वायु का भार। अच्छा, आयतन किस किस का? खनिज का, कार्बनिक पदार्थ का, जल का, वायु का भी।
तो याद रखना ऊपर तो 3 ही चीजें हैं और नीचे की तरफ जो आयतन है उसमें कितनी है? 4 है। कोई दिक्कत? तो मर्दा का भार मतलब मर्दा के सभी अवयवों का भार और मर्दा का आयतन मतलब मर्दा के सभी अवयवों का आयतन। क्योंकि हवा का भार नहीं होता इसलिए हम भार में उसको काउंट नहीं करते। कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यदि बोलूं कि सूखी मर्दा का भार, सूखी मर्दा का भार, शुष्क मर्दा का भार, ड्राई सोइल का वेट, तो मुझे बताओ भार किस किस का हुआ? कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ, क्योंकि वायु का भार मैंने लिया ही, क्योंकि मिट्टी कैसी ली है? तो सूखी मिट्टी में पानी नहीं होता। अच्छा, मिट्टी जब सूख गई तो क्या पानी उड़ा? तो पानी अपनी जगह भी लेके उड़ गई क्या? उस जगह में कौन भर गया? तो इसका मतलब आयतन में कोई डिफरेंस? तो भली मिट्टी सूखी लो, भली मिट्टी गीली लो, उसके आयतन में कोई परिवर्तन, लेकिन उसके भार में परिवर्तन होता है। आगे बात समझ में? पहले नंबर पे लिखो स्थूल घनत्व। भूलना मत, ये अभी मैं वापस पूछूंगा, वापस बोलो। मिट्टी का भार मतलब किस किस का भार? वायु का भार, क्योंकि वो नगण्य होता है। सूखी मिट्टी का भार मतलब किसका भार? जल और वायु, क्योंकि जल है नहीं और वायु का होता, लेकिन आयतन में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, स्थूल घनत्व। कौन सा घनत्व? स्थूल घनत्व। डेफिनेशन लिखवा दूं क्या सीधी? बहुत सारों को समझ में आ जाएगी इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि यदि मैं समझाने से पहले लिखवाता तो समझ में नहीं आती। जिनको नहीं आएगी उनको हम लिखवा के समझा देंगे। तो लिखना स्थूल घनत्व। बिना आवाज किए बोल लिखोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा भाई समझ में। लिख दिया क्या? ऊपर वाली डेफिनेशन समझ में किस किस को आ गई? नहीं आई किसी को? वापस पढ़ो। शुष्क मृदा के इकाई आयतन का भार स्थूल घनत्व कहलाता है। मतलब मिट्टी कैसी लेनी है? मतलब भार तो किस किस का लेना है? और खनिज पदार्थ, बाकी किसी का। लेकिन आयतन किसका लेना है? सबका, पूरे मिट्टी का आयतन लेना। तो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मृदा कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? तो मृदा ठोस पदार्थों का भार वह कुल मृदा का, मतलब मृदा के टोटल मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी में जो रंध्रअवकाश है उनमें वायु पड़ी है और जो ठोस है वो ठोस है ही। कुल मृदा का आयतन का जो अनुपात है उसी को क्या बोलते हैं? स्थूल घनत्व। नहीं समझ में आया है तो अभी हम समझते हैं, पूरा का पूरा डेरिवेशन करके समझते हैं कहां से ये बातें आई, वहां तक अपन जाएंगे। नो टेंशन रहो। लिख ली डेफिनेशन? समझे? ओके। अब देखो स्थूल घनत्व क्या होता है, शॉर्ट में लिखूंगा। अब मैं बीडी क्या लिखूंगा? तो बीडी क्या होता है समझना। बीडी होता है शुष्क मृदा का भार। कौन सी मृदा का भार? शुष्क मृदा का
भार अपॉन कुल मृदा का आयतन। ओके, समझ में आ गई? ये बीडी की डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, जिंदगी भर याद रखना है। आप आज नहीं, लाइफ टाइम रख लोगे। वापस याद करो। ओके, यहां पे साइड में मैं एक बात आपको साइड में समझाता चलूंगा कि जब मैं बात करूं शुष्क मृदा की, किसकी बात करूं? तो शुष्क मृदा का मतलब होता है कि उसमें हवा का तो भार होता और जल का भार है नहीं, क्योंकि मिट्टी कैसी है। तो अब भार किसका रह गया? खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ। यहां साइड में समझ लेना बात को कि जब मैं शुष्क मृदा की बात करूं तो खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ। अच्छा, तो मैं इन दोनों को साथ में ठोस पदार्थ कह सकता हूं क्या? तो जब मैं शुष्क मृदा कहूं तो मैं क्या कहूंगा? मृदा ठोस पदार्थ। मृदा के अब भार किसका? शुष्क मृदा का। तो इस डेफिनेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठोस पदार्थों का भार, ठोस पदार्थों का भार बट्टा कुल मृदा का आयतन। और ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कुल मृदा का आयतन। अच्छा, कुल मृदा में कौन कौन सी मृदा आती है रे? तो कुल मृदा क्या है समझना। कुल मृदा बराबर क्या होता है? ठोस प्लस रंध्र। कुल मृदा बराबर ठोस प्लस रंध्र। तो कुल मृदा का आयतन मतलब ठोस का आयतन प्लस रंध्रों का आयतन। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ठोस पदार्थों का भार बट्टा ठोस पदार्थों का भार नहीं, आयतन प्लस रंध्रों का आयतन। सही लिखा क्या मैंने? समझ में आया ना? वापस देखो, बीडी का फॉर्मूला होता है कुल शुष्क मृदा का भार, कौन सी मृदा का भार, अपॉन कुल मृदा का। शुष्क मृदा क्या बेटा? वहां दीवार पे नहीं लिखा हुआ है कुल शुष्क मृदा का भार क्या? शुष्क मृदा का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जल का भार और वायु का भार नहीं है। ओके, मैं यदि बात करूं तो खनिज और कार्बनिक को मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, शुष्क मृदा की जगह ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थों का भार बट्टा। अच्छा, कुल मृदा क्या लफड़ा है? तो कुल मृदा होती है ठोस प्लस रंध्र। तो जब मैं कुल मृदा के आयतन की जगह ठोस पदार्थों का आयतन प्लस रंध्रों का आयतन लिख सकता हूं। तो तीनों ही डेफिनेशन में कोई चेंज है क्या? तीनों एक ही, बस शब्दों का खेल है। तो यदि तीनों में से कुछ भी आ जाए तो लिख लेना, एज इट इज उतार दो। बड़ा आएगा। नहीं, मैं बड़ा ही लिखता हूं, उनके वहां छोटा जाता होगा। ये कोई लफड़ा है ही नहीं, इसमें कभी लफड़ा है ही नहीं। कभी आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा ये ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं। ये 101% क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं लिख रखा कि बीडी में डी छोटा आएगा कि डी बड़ा आएगा। वो सही है, फिर छोटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे मैं लिख के दे रहा हूं कि कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीडी इज राइट। बी डी बी डी बी डी बी डी, तो बी डी राइट है। तुम्हें जो सही लग रहा है वो तो लिखना है, जो सही नहीं लग रहा है वो नहीं लिखना है। तुम्हें लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा कल रूम पे जाके, तो लिख लेना। तुम्हें लगता है कि ये तो सारी चीजें अंडरस्टूड है, तो लिखने की जरूरत नहीं। ये सब तुम पे है।
अब मुझे बताओ, रंध्रावकाश का कोई बाहर तो होता, क्योंकि रंध्रावकाश में वायु भरी होती है, जल इसमें है नहीं, तो बाहर तो अपने को लिखना नहीं है, लेकिन आयतन उसका होता है। अब यदि किसी मर्दा का रंध्रावकाशों का आयतन बढ़े और घटे, तो क्या बीडी बढ़ेगी या घटेगी? रंध्रावकाशों के आयतन में परिवर्तन हो तो क्या बीडी में परिवर्तन होगा क्या? कौन बोल रहा नहीं? मैं बोल रहा हूं, इस पूरे फॉर्मूला में यदि शुष्क मृदा का भार बढ़ेगा तो बीडी, अरे कैसे, सामने सामने वाले बढ़ते हैं और जो नीचे होते हैं अपॉन में होते हैं वो घटते हैं। तो आप देखो, मर्दा का भार बढ़ेगा तो बीडी भी, और मर्दा का भार घटेगा तो बीडी भी। इतनी गणित आती है कि नहीं आती है? फिर मैं वापस बैठ जाऊंगा 2 क्लास, मुझे लगता है नहीं आती, तुम्हारी हवा उड़ी हुई है। बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी सर? हाँ, नहीं मैं तो हटूंगा ही। कितना बेशरम, ऐसे बोला हट जाओ। अरे मतलब ठीक है, मैं हूं बेशरम, अब ये सीरियस हो जाएगा। एक बार क्या हुआ मेरे साथ, मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया, मैं पागल है क्या? उसे बोला सर बाहर मिलो। आप जब निकलोगे ना कोचिंग से तब मिलना मेरे से। भाई रियल में उस दिन मैं 3-4 लोगों को साथ में लेके गया यहाँ पे, और वो आया भी। फिर उसने बोला कि सर आप कैसे पहचान ली? मैं तो पागल हूँ रियल में। फिर मुझे लगा हाँ ठीक है, मैं पागल है, फिर कुछ भी हरकत कर सकता है, तो सॉरी है, तो बुरा नहीं लगा। हाँ। फिर नहीं लगता, फिर मैं ये भी बोल देता हूँ कि लगे तो भी क्या कर लेगा, नहीं बट लग सकता है। ओके, ये लिख लिया, ये लिख लिया सबने? ओके। अब तुम्हें शायद नहीं समझ में आया कि बीडी बढ़ने घटने से बाहर का बढ़ना घटना कैसे अफेक्ट करता है। समझना, ये क्या है? स्थूल घनत्व। ये क्या है? ये बराबर होता है शुष्क मृदा का भार बट्टा कुल मृदा का आयतन। अच्छा, कुल मृदा में अपन लिख लेते हैं, ठोस प्लस रंध्र का आयतन। अरे मेरे दोस्तों, आवाज करोगे नहीं आएगा समझ में। अब देखो, मैं एग्जाम्पल भी देता हूं। शुष्क मृदा का भार दे रखा है 25 ग्राम। कितना दे रखा है? ओके। ठोस का जो आपका आयतन है वो दे रखा है 15। कितना दे रखा है? और रंध्र का जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है 10। कितना दे रखा है? सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अब इससे अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 25 ग्राम अपॉन 25 सेंटीमीटर क्यूब। 25 से 25 कितनी बार कटा? तो आंसर कितना आ गया? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही तो करते कैलकुलेशन। तो घनत्व तो कितना आया? शुष्क मृदा का भार कितना है? ठोस का भार, सॉरी, आयतन कितना है? और रंध्रों का आयतन कितना है? अब मैं, सुनना 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 प्लीज प्लीज। अब यदि मैं बाहर बढ़ाता हूं, क्या बढ़ाता हूं? सिर्फ बाहर में चेंज कर रहा हूं। किस में चेंज कर रहा हूं? बाहर में। तो बाहर मैंने कर दिया 50। कितना कर दिया? अब देखना, ये तो 15 ही रहेगा, ये कितना रहेगा? तो अब कितना हो गया? 25 की जगह क्या हो गया? 50 ग्राम अपॉन 25 सेंटीमीटर। 25 एकम, 25 का 2 बार पहाड़ा बोलेंगे कितना आएगा? तो आंसर कितना आ गया? मेरे राजाओं, जब मैंने भार को बढ़ाया, भार को, तो घनत्व भी, तो भार बढ़ने पर घनत्व भी बढ़ता, भार बढ़ने पर घनत्व भी बढ़ता, भार बढ़ने पर घनत्व भी बढ़ता। तो मर्दा का भार और मर्दा का घनत्व समानुपाती होता है। क्या होता है? भारी मर्दाओं का घनत्व भी ज्यादा होगा और हल्की मर्दाओं का घनत्व भी कम होगा। जय जय, कम होगा। क्या होगा? वापस बोलो, भारी मर्दाओं का घनत्व भी और हल्की मर्दाओं का घनत्व। आगे बात समझ में। अब मैं आयतन में चेंज करता हूं। किस में चेंज करता हूं? मान लीजिए ये वापस हटा दूं। ओके। अब मैं थोड़ा सा घनत्व में चेंज करता हूं, सॉरी, किस में चेंज करता हूं? आयतन में। आयतन है 10, अब मैं 10 की जगह इसको कर दिया 30। क्या कर दिया? 30 नहीं करता हूं, थोड़ा ऐसा करता हूं कि 35 कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 35। समझना, अब मैंने क्या बढ़ाया? रन
रंध्रों का या किसी का आयतन बढ़ा है ना, अपन ने बाहर में छेड़छाड़, ओके, बाहर पहले भी कितना है और अभी भी कितना है, 25 ग्राम, ओके। अब इसका आंसर कितना आया, 25/25, तो आंसर कितना आया, 1। अब इसमें क्या है, 25/50, 35 और 15 50 होते। अच्छा, एक बार कटेगा, ये कितना हो गया, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5। आंसर कितना आ गया, मुझे बताओ। जब मैंने रंध्रावकाश बढ़ाए, रंध्रावकाश, रंध्रावकाश का अनुपात, तो आयतन में, घनत्व में क्या फर्क पड़ा, तो इसका मतलब अनुपात बढ़ने पर, आयतन बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर, घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, लिखो 2 लाइन। अब एक बात सुनना, ठोस पदार्थों का न आयतन कभी बढ़ता है, न उसका कभी भार बढ़ता है। किसी सोइल में, किसी भी सोइल में ठोस पदार्थ का कभी भार बढ़ेगा और ना कभी उनका आयतन, क्योंकि ठोस पदार्थ है मृदा के कण, और मैंने कहा था मृदा कण कभी बदलते, मृदा कणाकार स्थायी रहते हैं, क्या रहते हैं, याद है, भूल गए, मृदा कणाकार पड़ा है, तो मैंने कहा ये कभी बदलते हैं, तो इसका मतलब कभी भार कणों का बदलेगा और कभी उनका आयतन बदलेगा। तो क्या बदलेंगे, सिर्फ रंध्रावकाश बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, और एक लाइन लिखना कि मृदा घनत्व रंध्रावकाश बढ़ने के साथ क्या होते हैं, कम होते हैं ज्यादा, मृदा घनत्व रंध्रावकाश बढ़ने पर कम होता है। स्थूल घनत्व का इंग्लिश टर्म है बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी लिखवाया तो है बेटा। ओके, मृदा घनत्व रंध्रावकाश बढ़ने पर क्या होता है, कम होता। तो किसी भी मिट्टी के रंध्रावकाश बढ़ेंगे, रंध्र बढ़ेंगे, तो उसका स्थूल घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो जो रंध्रावकाश को बढ़ाता है वो घनत्व को क्या करेगा, जो जो रंध्रावकाश को कम करता है वो घनत्व को क्या करेगा, बढ़ाएगा। खाद डालने पर मिट्टी में रंध्रावकाश बढ़ेंगे, कम होंगे, खाद इसलिए डालते हैं ना रंध्रावकाश बढ़े, तो मुझे बताओ खाद डालने से घनत्व क्या हो जाएगा, टिलेज करने से रंध्रावकाश बढ़ते हैं, तो घनत्व क्या हो जाएगा। अच्छा, यदि मैं मिट्टी को बहुत ज्यादा दबाऊं, मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज करूं, बहुत ज्यादा कूटूं, तो क्या हो जाएंगे रंध्र, तो घनत्व। अच्छा, गहराई में जाते हैं तो मिट्टी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो फिर मिट्टी के रंध्र क्या होते हैं, तो घनत्व क्या होगा, तो गहराई बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, खाद मिलाने पर कम होता है, ज्यादा कम होता है। तो लिखिए खाद या कार्बनिक पदार्थ, अच्छा यहां पे ऐसे लिखना स्थूल घनत्व है, मृदा स्थूल घनत्व।
लिख लिया क्या? क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। क्वेश्चन आएगा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालने पर स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मृदा में रंध्र अवकाश बढ़ने पर स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बस। अरे बेटा गर्व सोनी, इंग्लिश में स्थूल घनत्व को बल्क डेंसिटी कहते हैं। तूने 5 बार पूछ लिया, मैंने 10 बार बता दिया है, पूरा लिखवा रखा है। ये क्या लिखा है? बल्क डेंसिटी। लिख दिया सबने? अच्छा, किसी भी सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है? सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व होता है 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लिख दिया ये सबने? अब कुछ बातें रटने वाली है। सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व अरे बिना आवाज किए लिख लो यार बेटा। लिख लो ना। कौन है? मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं क्लास से बाहर चले जाऊंगा अगली बार ये हरकत की तो तुम लोगों ने। आगे बात समझ में? मैं जब मजाक में पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा मजाक में। यदि तुम ये हरकत करो, मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई तुम लोगों को पढ़ाने की। अगली बार की तो मैं सीधा चला जाऊंगा, सीधे जील सर आएंगे आपको पढ़ाने। आगे बात समझ में? जब मैं यहां सामने होता हूं आप कुछ भी बोलिए, जब मैं बोलूं लिखने का नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, लिख लीजिए। और एक की गलती की वजह से तुम सब भुगतोगे, और ये भी बता रहा हूं मैं। और फिर वापस मैं कभी नहीं आऊंगा इस क्लास में पढ़ाने, ये भी बता रहा हूं। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम आवाज करो, मैं चला जाऊंगा। एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। ओके, कार्बनिक मृदा, क्योंकि कार्बनिक ही मृदा है तो कार्बनिक मृदा में तो कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे? बहुत ज्यादा। अब कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा है तो स्थूल घनत्व तो बहुत कम होगा। तो 1.33 से कितना आ गया? 0.5 आ गया। अच्छा, एक मृदा होती है बलुई मृदा, एक होती है दोमट मृदा, और एक होती है मृत्तिका मृदा। कौन सी मृदा? मृत्तिका मृदा, क्ले। अच्छा, बलुई का याद रखना है, लगभग 1.4 से 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बल्क डेंसिटी। दोमट का होता है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मृत्तिका का होता है 1.1 से 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, तीन बातें आपके सामने है। बलुई का सामान्य से क्या है, और मृत्तिका का है सामान्य से। इसका मतलब मृत्तिका में रंध्र क्या है? क्योंकि जिनके रंध्र ज्यादा होते हैं उनका घनत्व, तो याद रखना इनके रंध्रावकाश ज्यादा है। और याद करो, पोरोसिटी मैंने रंध्रावकाश लिखवाए थे, किसमें अधिक होते रंध्रावकाश? मृत्तिका में। और इसलिए घनत्व क्या है? कम है। और बलुई में रंध्रावकाश क्या है? फिर कम, तो इसलिए घनत्व क्या है? ज्यादा है। ओके, लिख दिया? बस एक बात ध्यान रखनी है, रंध्रावकाश बढ़ने पर घनत्व क्या होता है? कम होता है। रंध्रावकाश जिस जैसे बढ़ेंगे घनत्व उससे कम होता रहेगा। ठोस पदार्थ सॉरी कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो रंध्रावकाश बढ़ेंगे, खाली जगह बढ़ेगी, और रंध्रावकाश बढ़ेंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और 2-3 एग्जाम्पल देख लेना। अब इसको देख के आसानी से पता लगा सकते हैं। सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, जैसे ही कार्बनिक पदार्थ बढ़े तो घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। 1.3 से कितना आ गया? 0.5 आ गया।
अच्छा, मर्दा में स्थूल घनत्व ज्ञात किसकी सहायता से करते हैं? स्थूल घनत्व ज्ञात करने का तरीका क्या है? क्या करके? भार। बट अब भार के मुझे बताओ, भार तो अपन मिट्टी का माप लेंगे या आयतन माप लेंगे, तो कैसे मापेंगे? कुछ तो अपने पास औजार होना चाहिए, कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए, कुछ अपने पास सामग्री होनी चाहिए। ऐसे बाहर ऐसे मिट्टी में उठा के ले आएंगे, तो मिट्टी कुछ उठा के ले आए, बाहर तो माप लेंगे अपन तुला पे रख के, उसका आयतन कैसे मापेंगे? उसको क्या बोलते हैं? नहीं, बीकर बीकर कुछ नहीं, बीकर में तो अपन लाएंगे तो मिट्टी पड़ी है कहाँ? खेत में। जब यहां लेके आएंगे, तोड़ के लेके आएंगे, जब तोड़ के लेके आएंगे तो मिट्टी का तो घनत्व तो पूरा टूट गया, तो मिट्टी का पोरोसिटी बढ़ गई, तो घनत्व तो वैसा आएगा ही नहीं। तो अनडिस्टर्ब किए हुए यदि हम सोइल का यदि मापना है, और सेम जैसी सोइल वहां पड़ी है वैसे की वैसी उठानी है, तो आपको याद रखना है कि औजार की सहायता से, इक्विपमेंट की सहायता से, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, यंत्र की सहायता से करते हैं, उसका नाम है कोर सैंपलर। क्या नाम है? तो याद रखना, स्थूल घनत्व ज्ञात, स्थूल घनत्व ज्ञात करने का यंत्र अभी दिखाते हैं, कोर सैंपलर। ग्लास याद है? ग्लास पानी पीने वाली। एक ग्लास और आती है, आपने बहुत बार मूवी वगैरह में देखी होगी, ये वाली देखिए, बहुत बार देखी है, जूस वगैरह पीने जाते हैं वहां भी मिल जाती है, और बहुत सारे वाइन बार या फिर आपने बार वगैरह में देखी होगी कहीं। हाँ, ऑलमोस्ट आपने मूवी वगैरह में किसी भी सीरियल में जहां भी दारू पीने का काम होता है, ऐसी ग्लास आपको देखी होगी। देखिए, अब इस ग्लास को आप लोहे की बना दो। किसकी बना दो? बनी? इमेजिनेशन में बनाओ, बन गई लोहे की। लोहे की बनने के बाद इस ग्लास को धो के सुखाने के लिए उल्टा कर दो, हो गई उल्टी। अब इसकी साइज 10 गुना बढ़ा दो। कितना गुना? तो अब आपके पास एक ऐसा कुछ इक्विपमेंट आया होगा, बड़ा सा, ऊपर, हाँ इससे बड़ा, तो ये हैंडल है ऊपर, नीचे लोहे की रोड लगी हुई है, और नीचे एक बेलन के आकार का, कुछ ग्लास के आकार का, ग्लास के शेप का लोहे का यंत्र लगा हुआ है। इसी को बोलते हैं कोर सैंपलर। क्या बोलते हैं? तो कोर सैंपलर लोहे का बना हुआ या बिना ऐसा किसी मेटल का बना हुआ है जिसमें रस्ट नहीं लगती, जंग नहीं लगती, बढ़िया लोहा है, तो बहुत अच्छे से पेंटेड है। और ऐसे यंत्र को यदि हम बात करें तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक खाली ग्लास शेप का आपका यंत्र है जिसके ऊपर हैंडल लगा होता है। अब इसको आपको खेत में लेके जाना है, खेत में ले जाके मिट्टी को थोड़ा साफ करके ऊपर रखना है, फिर उसको बढ़िया अच्छे से हथौड़े की सहायता से नीचे की तरफ ठोकना है। तो 15 सेंटीमीटर इसको 15 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी हाइट होती है, तो ये 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा। नीचे जाते ही 15 सेंटीमीटर इसमें क्या भर जाएगी? मिट्टी भर जाएगी, पूरी ठोस एकदम मिट्टी भर गई। मिट्टी भरते ही इसको हैंडल को घुमाएंगे तो आगे वाले जो इसके वो कुछ आपके नुकीले, वो थोड़े से मुड़ जाएंगे, और मुड़ेंगे तो अब मिट्टी बाहर वापस नहीं आएगी। फिर इसको बहुत ताकत के साथ वापस क्या खींच लेना है? बाहर। तो पूरा का पूरा सेब जो मिट्टी का पड़ा है वो कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब ये बेलन है, ये क्या है? ग्लास एक बेलन ही तो होता है, खोखला बेलन है। तो ये बेलन है, तो बेलन की मुझे हाइट पता है, और इसका मैं रेडियस पता कर लूं, मतलब इसका व्यास कितना है, तो डायमीटर में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? त्रिज्या। अब मुझे उसकी ऊंचाई पता है और त्रिज्या पता है, तो मैं इसका आयतन ज्ञात कर सकता हूं क्या बेलन का? बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका? इसका आयतन हो जाएगा। अब इसका आयतन ही तो किसका आयतन है? मिट्टी का। अरे भैया, इसमें जो भी भरा उसी का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर है, तो मिट्टी का क्या आ गया पास? आयतन। इस मिट्टी को बाहर निकालो, लैब में ओवन में सुखाओ, पूरा पानी उड़ा दो, सुखाने के बाद उसका क्या ले लो? भार। तो भार का भार बट्टा आयतन का भार, भार में आयतन का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? घनत्व आ जाएगा। इस आयतन। बाकी कुछ प्रोसेस आपको याद रखने की जरूरत, ये नाम याद रखना है, कोर सैंपलर रख लोगे, फोटो बताएंगे, नो टेंशन रहो। जितना उसका डायामीटर होगा और जितना उसका हाइट होगा उतनी आएगी, कोई फिक्स नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो फिक्स आता है? मिट्टी, हर एक मिट्टी अलग अलग बाहर में आएगी, हर एक मिट्टी का आयतन फिक्स रहेगा, क्योंकि आयतन किस पे डिपेंड करता है? इस कोर सैंपलर के बेलन की साइज पर। अब मार्केट में बेलन छोटा मिला तो कम आएगी मिट्टी, ज्यादा मिला तो ज्यादा आएगी मिट्टी। समझ में आ गया? तो ये कोर सैंपलर का कोई फिक्स साइज नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। देखना है कोर सैंपलर, मैं फोटो ही नहीं दिखा रहा, कहां है? कोई नहीं पूछेगा कब फोटो आएगा तुम्हारे एग्जाम में, फोटो आएगा तो लिख लो कोर सैंपलर। तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है। ओके, आगे लिखो कण घनत्व। कण घनत्व, ठीक।
पहले बोले फोटो, मैंने फोटो इमेजिन करवाया, फिर बोले दिखा दो, चलो मैं दिखा देता हूं, बोले वीडियो बता दो। कौन पूछेगा तुम्हें वीडियो में, वहां वीडियो आएगा, वीडियो चलेगा, केबीसी के केबिन में बैठे हो तुम, हॉट सीट पे, आगे अमिताभ बच्चन बैठा है और बोलेगा अब तुम्हें एक वीडियो दिखाई जाएगा, बताओ ये कौन सा है वीडियो है, किसका वीडियो है। फिर अरे सर हेल्पलाइन में लेना चाहता हूँ, फोन है फ्रेंड करना चाहता हूँ। फिर फोन है फ्रेंड में किसको करने, सर वो मोटा सा आदमी जो मैं पढ़ाने आता था। सर आपने वीडियो नहीं बताया ना, अब देखो ये वीडियो होगा ऐसा सुपरवाइजर में, नहीं होगा, बस खत्म करो कांड गलत। तो पार्टिकल डेंसिटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर बीडी का रंध्र अवकाश के साथ क्या इफेक्ट है। अब एक और, इसको समझने से पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर रंध्र अवकाश बढ़ने से बीडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। बीडी का बंडल देखा है, देखा सबने। ओके, मैं बीडी के बंडल का टॉप व्यू बता रहा हूं। कौन सा व्यू बता रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं मैं। तो ऊपर से देख रहा हूं तो ऊपर क्या है, अंदर ये बीडियां हैं, तो ये मान लो बीडियां, ये क्या भरी हुई है, क्या भरी हुई है, हाँ 25-30 जितनी भी बीडी है। कितनी बीडी है, 25-30 जितनी भी बीडी है। अब सुनना मेरी बात, अब इस बीडी के बंडल में रंध्र कम दिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, एक बीडी पी ली, ये वाली बीडी मैंने पी ली, फिर मैंने ये वाली मेरे दोस्त को पिला दी, ये वाली मेरे इस दोस्त को पिला दी, ये वाली इसने पी ली, और सब करते करते बीडियां हमने पी ली। मुझे बताओ बीडी जैसे जैसे बंडल से कम हो रही है, खाली जगह रंध्र, तो याद रखना बंडल से बीडी कम होती है तो रंध्र अवकाश। अब वापस किसी उधार लेके मैंने बीडी वापस इसके अंदर भर दी, तो अब बीडी भर रही है लेकिन रंध्र अवकाश कम हो रहे हैं। बस बंडल में से बीडी घटाओगे, बीडी कम करोगे तो रंध्र बढ़ेंगे, और रंध्र घटाओगे तो बीडी बढ़ेगी। ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, 11th वालों को पढ़ाने के लिए ऐसा समझाना पड़ता है। तुम 11th के फिर भी तुम एग्जाम में भूल, तो याद रखना जब भी बीडी याद आए तो बीडी जैसे जैसे पी लोगे बंडल खाली, मतलब रंध्र अवकाश बढ़ेगा, और जैसे बीडी में बंडल बंडल में वापस बीडियां भरोगे तो रंध्र अवकाश मतलब बीडी बढ़ेगी। आगे बात समझ में, देखा है बंडल सबने, सर वीडियो बता दो ना बंडल का। ओके, अब लिखिए कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी पीडी, कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी पीडी। ओके, क्या होता है कण घनत्व, पहले डेफिनेशन लिखवा ले, क्या पता डेफिनेशन से समझ में आ जाए, तो लिखते हैं डेफिनेशन। बेटा मत करो आवाज। और कुछ भी नहीं हो रही, तुम्हारी असभ्यता का परिचय मिल रहा है। जो भी रिकॉर्डेड वीडियो ये देखेंगे लोग बाद में, कितने सालों बाद क्या पता, फिर वो समझेंगे कितने असभ्य लोग थे कि बार बार रिक्वेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा लगता है क्या तुम्हें, है? क्या हुआ, मतलब क्या इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, जब आपको मजाक करना है खुल के करो, जब अपन करते भी ये बात, जब पढ़ रहे होते तो पढ़, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा यहाँ पे तो मैं कुछ गलत लिखवा दूंगा, क्या किसका गलत होगा बताओ, मेरे तो नोट्स कहीं काम नहीं आने वाले। आपको लगता है कि मैं सुपरवाइजर का फॉर्म भरने वाला हूं, तो आप मान के चलिए नहीं भरने वाला हूं, नो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको तुम्हारे तो गलत होने वाला है, तो भैया थोड़ा ध्यान से। मर्दा ठोस पदार्थों के इकाई आयतन का भार कण घनत्व कहलाता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं लिखता हूं शुष्क मर्दा के भार व मर्दा कणों अथवा ठोस पदार्थों का आयतन का अनुपात
क्या कहलाता है? कण घनत्व कहलाता है। नहीं आया समझ में? कुल मिला के इसमें शुष्क मृदा तो लेनी है, मतलब मृदा कणों का तो भार लेना ही है, भार में कोई अंतर। यहां पे कुल मृदा का आयतन, आयतन सिर्फ किसका लेना है? या फिर सिर्फ ठोस पदार्थ का ही आयतन, मतलब इसमें रंध्र अवकाश का कोई रोल ना, तो रंध्र अवकाशों का भार लेना है ना रंध्र अवकाशों का आयतन, सिर्फ किसका लेना है? तो आप मुझे बताओ, रंध्र अवकाश बढ़ने पर इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो रंध्र अवकाशों पर इसके कोई इफेक्ट, लेकिन कार्बनिक पदार्थ का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो तो ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ में जो भी अंतर करेंगे तो कण घनत्व में भी आएगा, अंतर आएगा। आगे बात समझ में? रंध्र अवकाशों पे इसका कोई प्रभाव, क्योंकि रंध्र अवकाशों का आयतन अपन ले ही। अब मुझे बताओ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहां से सऊदी अरेबिया में कोई आदमी रह रहा है और वो ज्यादा कमा रहा है, आपके कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे भैया, जो अपने कॉन्टेक्ट में नहीं है, जो अपने फॉर्मूले में नहीं है, उनके कोई भी बदलाव से अपने को फर्क, तो आयतन है क्या यहाँ पे कहीं? रंध्र अवकाशों का आयतन है क्या? पूरे डेफिनेशन में रंध्र अवकाश दिख रहे हैं कहीं? तो रंध्र अवकाश है ही नहीं, तो उनके घटने या बढ़ने से कोई फर्क कण घनत्व पे नहीं पड़ता। ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा कि रंध्र अवकाश बढ़ने पर कण घनत्व क्या होता है, तो लिखना कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? उन मतलब स्थिर रहता है। क्या रहता है? कोई बदलाव नहीं आता। लिख लिया ये सबने? ओके, अब हम आगे बात करते हैं कण घनत्व। कण घनत्व को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीडी। पीडी। अब हम पीडी की बात करें तो पीडी का फॉर्मूला होता है शुष्क मृदा का भार, शुष्क मृदा का भार बट्टा मृदा कणों अथवा ठोस पदार्थों का आयतन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मृदा कणों का भार बट्टा मृदा कणों का आयतन। सही बात है ना दोनों? मृदा कणों का भार बट्टा मृदा कणों का आयतन, मतलब इसमें रंध्रों का कोई योग नहीं है। आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है भाई। किशोर पन्नू। ओके, लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा।
सबने लिख लिया? समझ में आया? तो मर्दा का कण घनत्व नाम से ही पता चल रहा है किसका घनत्व सिर्फ, तो भार भी किसका और आयतन भी किसका, तो रंध्रों की कोई जगह, तो रंध्रों का कोई प्रभाव भी। अब कण में, ठोस कणों में रंध्र कौन कौन से कण आते हैं? खनिज के कण भी और कार्बनिक पदार्थ के भी। अब कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे तो कार्बनिक पदार्थ बाहर में क्या होते हैं और जगह क्या घेरते हैं, ज्यादा। तो कार्बनिक पदार्थों का आयतन ज्यादा होता है और किसी भी वस्तु का आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम। तो याद रखना कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण घनत्व क्या होता है, कम होता है। कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण घनत्व क्या होगा, घटेगा। ये स्टार पॉइंट करके लिख लेना। लिख लिया? सबने लिख लिया? नहीं? यस, ओके। कौन सी वाली? कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण घनत्व क्या होगा, घटेगा। लिख लिया सबने? घटेगा ही लिखा है सिर्फ, क्या लिख लिया, बढ़ेगा? ये घटेगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, न्यून होगा। ओके, लिख लिया सबने? अब कण घनत्व कितना होता है मर्दा का? लिख लीजिए, कण घनत्व मर्दा का लिख लीजिए 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा अभिषेक मैनेजमेंट टीम को कॉल करके पूछ के सर सोनू सर की क्लास होने वाली थी, क्यों नहीं हुई? तो कण घनत्व कितना है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ हो सकता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं बेटा, 0.01 का कहीं इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा 6.5, 6.6, 6.7। मैं ना 100 के स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा जितना लेवल है ना, वो इतना भी याद करके जाओगे तो वो मान जाएगा यार कितना छोरों को याद है। क्योंकि तुम्हें 10 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, तुम्हें हिंदी पढ़नी है, तुम्हें जीके के 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तुम्हें एग्रीकल्चर पढ़ना है, फिर सोइल पढ़ना है, फिर हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, फिर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है। तो तुम्हें इतना पढ़ना है, तो इतना कभी आपसे पूछा? और मुझे एक बताओ, इसका फर्क तुम्हें याद रह जाएगा वहां पे? मैं बताऊंगा हाँ हाँ बोलने वालों का रिजल्ट पूछूंगा फोन करके, हैं? देखो बेटा, मैं बहस नहीं करना चाहता। कण घनत्व तो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कुछ इनमें दोनों में रिलेशन समझ में आ रहा है? कण घनत्व तो कितना था, 1.33, और ये 2. तो ये एक दूसरे के आधे दुगुने जैसे नहीं लग रहे? कि जब कण घनत्व जो है वो जस्ट दुगुना है स्थूल घनत्व का, और स्थूल घनत्व जो है वो कण घनत्व का जस्ट आधा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि रंध्र अवकाश का आयतन होता है 50%, फिक्स आधा। तो यदि एक हमारे पास, देखना कैसे आंसर आया, एक में था 1.33/1 और एक में है 1.33/0.5। एक में तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो भार था वो था 1.33 ग्राम, लेकिन यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब में दो चीजें थी, 0.5 तो था ठोस और 0.5 था रंध्र। अब जब मैं बात कर रहा हूं कण घनत्व की, ये कौन सा घनत्व है, स्थूल घनत्व। तो कण घनत्व में ये रंध्र तो होते ही, तो अब एक, ये क्या आएगा 0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा तो 0 लगेगा, ये हो गया 13.3। भाग दो किसका,
कितनी बार गया, कितना रह गया, 3.3 लगाओ पॉइंट, ये पॉइंट हट गया, हो गया 33। 5 का पहाड़ा 33 में कितनी बार गया, पीछे क्या रह गया, 0 लगाओ। 5 का पहाड़ा 30 में कितनी बार गया, 5 या 6 बार, जो भी है 6 बार। आगे बात समझ में, तो ये आ गया 2.66। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या? तो अब हुआ क्या कि स्थूल घनत्व में ठोस और रंध्र दोनों लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्या लेते हैं, ठोस, जो कि कुल आयतन का फिक्स आधा होता है। फिक्स क्या होता है, आधा होता है। इसलिए ये कण घनत्व क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो याद रखना, ये लिख लिया था 2.65। एक नोट करके एक बात लिखो, लेकिन कण घनत्व, स्थूल घनत्व का दुगुना होता है। लिख लिया? तो कण घनत्व स्थूल घनत्व का क्या होता है, दुगुना होता है। कण घनत्व कैसे मापते हैं मिट्टी का, कण घनत्व कोर सैंपलर में जो आयतन आएगा वो कुल मर्दा का आयतन आएगा, सिर्फ ठोस का आयतन नहीं आएगा। तो याद रखना, कण घनत्व ज्ञात करने का यंत्र, इसका तो वीडियो देखना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वीडियो आएगा भाई तुम्हारे केबीसी में, तुम सुपरवाइजर की तैयारी थोड़ी कर रहे हो। कण घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है, नाम है आरडी बोतल। वहां तो थी ग्लास, यहां कौन आ गई, बोतल, जिसका नाम है पिक्नोमीटर। क्या नाम है, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर, आरडी बोतल या पिक्नोमीटर। आएगा आएगा, जो काम आ रहा है वो तो लिखा नहीं जा रहा। इसका पिक्नोमीटर आपको कभी पूछ लिया जाए, ऐसी 50 ml की बोतल होती है, कांच की एक बोतल होती है पारदर्शी, 50 ml की, इतनी सी, बस इसको बोलते हैं पिक्नोमीटर। क्या बोलते हैं, पिक्नोमीटर। बस समझ में आ गया, वाह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो, रंध्र अवकाश, पोरोसिटी। रंध्र अवकाश या पोरोसिटी। रंध्र अवकाश या पोरोसिटी, क्या होता है रंध्र अवकाश या पोरोसिटी? मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान क्या कहलाता है, रंध्र अवकाश कहलाता है। रंध्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, कौन कौन से, एक होते हैं वृद्ध रंध्र और एक होते हैं सूक्ष्म रंध्र। इनको कहते हैं अकेशिकीय रंध्र, इनको कहते हैं केशिकीय रंध्र।
एक में तो होता है जल और एक में होती है, तो इनमें तो होता है वायु संचरण और इनमें होता है जल धारण। लिख लीजिए। लिख दिया। रंध्र कितने प्रकार के? एक कौन सा और एक कौन सा? वृत्त का और क्या नाम है? और सूक्ष्म का और क्या नाम है? अच्छा, अकेशिकीय में क्या होता है और केशिकीय में क्या होता है? लिख लिया। आगे बढ़े। अब रंध्र अवकाश सबसे ज्यादा किसमें होता है? रंध्र अवकाश सबसे ज्यादा कौन सी मृदा में होता है? मृत्तिका में। उससे काम दोमट और सबसे कम बालू में। तो याद रखना रंध्र अवकाश पोरोसिटी सबसे अधिक होती है कार्बनिक मृदा में, उससे कम होती है मृत्तिका मृदा में, उससे कम होती है दोमट मृदा में और सबसे कम होती है बलुई मृदा में। ऐसी मृदा जिनका कणाकार बलुई है, बलुई मृदा। ऐसी मृदा जिनका कणाकार दोमट है, दोमट मृदा। ऐसी मृदा जिनका कणाकार मृत्तिका है, उसको क्या बोलेंगे? मृत्तिका मृदा। लिख दिया। अब रंध्र अवकाश का बीडी और पीडी के साथ एक विशेष संबंध है, उनका कुछ रिलेशनशिप है कि बीडी और पीडी यदि दे रखी हो मिट्टी में तो आप रंध्र ज्ञात कर सकते हैं, रंध्र और पीडी दे रखी हो तो बीडी ज्ञात कर सकते हैं, रंध्र और बीडी दे रखी हो तो पीडी ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों का एक विशेष संबंध है। तो आपको ये संबंध से क्वेश्चन पूछा गया 2018 के अंदर या 2021 के अंदर, बीडी और पीडी दे रखा था और क्या पूछ लिया आपसे? रंध्र अवकाश पूछ लिए। तो यदि कभी बीडी और पीडी दे रखा है किसी क्वेश्चन में तो आपसे रंध्र अवकाश पूछे जा सकते। इन तीनों के बीच में क्या संबंध है वो हम समझ लेते हैं। अब तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा? सबने लिख लिया? तो लिखिए, रंध्र अवकाश का क्या रिलेशन है? तो याद रखना, रंध्र अवकाश बराबर 1 - बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 - बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। भले आप ऐसे लिखो, भले आप ऐसे लिखो, दोनों बातें एक ही है। दो मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चों ने नहीं लिखा है, 2 मिनट। ओके, अब लिख लीजिए। लिख दिया सबने?
अब लिख लिया, आराम से लिख लो, आराम से। 1 - BD/PD इंटू 100 या 100 - BD/PD इंटू 100। अब इसमें किया कुछ भी नहीं, हमने 100 को 1 से गुणा किया तो 100 हो गया, तो ये 100 हो गया। -BD/PD, और इसके गुणा में एक और है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके गुणा, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं है, तो उस गुणा को 100 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो ये फॉर्मूला लिखो या ये फॉर्मूला, दोनों सेम ही है। कभी एग्जाम में पूछा जाए तो दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना, कोई भी सभी ऑप्शन में आ सकता है कि केंद्रावकाश ज्ञात करने का कौन सा सूत्र सही है, तो दोनों ऑप्शन में याद रखना, 1 - BD/PD इंटू 100 या 100 - BD/PD इंटू 100। इसमें से हम 100 कॉमन लेंगे ना, 100, तो क्या आ जाएगा, 100 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच गया, 100 बाहर आएगा तो 1, बीडी की जगह बीडी और पीडी की जगह, और इंटू कितना हो गया, तो किसी को 1 से गुणा करोगे कोई मतलब रहेगा क्या, अरे 100 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 200 को 1 से गुणा करोगे तो इसका कोई मतलब, तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं हो गया ऊपर वाले जैसा, 1 - BD/PD इंटू 100। ओके, अब यहां से एक क्वेश्चन, यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसका क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं आपको लिख देता हूं कैसा क्वेश्चन आएगा। ये सबने लिख लिया, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जब तक नहीं सोल्व होगा जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। आज याद होगा नहीं तो आज तो आपको सामने रखना है, नकल करनी है, 2-4 दिन बाद याद हो जाए तो नकल करना बंद कर देंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी मृदा का स्थूल घनत्व 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एवं कण घनत्व 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो रंध्र अवकाश ज्ञात कीजिए। कितना, 2? कितना टैलेंटेड बंदा है यार। बेटा क्लास पॉज करो और जाओ पानी पी के आ जाओ, वापस आके क्लास को वापस लाइव कर देना। क्या आएगा आंसर? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन तो अपन करके देख लेते हैं, आगे दो अपन जो है वो आपको देंगे, आप करके बताना आंसर कितना आता है। ओके, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो। क्या लिख लो? फॉर्मूला। तो रंध्रावकाश का फॉर्मूला क्या है भैया? रंध्रावकाश का फॉर्मूला क्या है? रंध्रावकाश बराबर 1 - BD/PD इंटू 100। अच्छा, अब बीडी पीडी दे रखा है, बीडी कितना 1 पॉइंट, पीडी कितना 2 पॉइंट, और इंटू किससे करना है? 100 से। अब आपको याद होगा गणित में सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट के बाहर वाला, तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर है एक तो भाग, एक माइनस, भाग और माइनस में पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। तो अब देखो 1 - 1 / 1.3 और 2.6 में कॉमन क्या है कि पॉइंट कॉमन है, तो पॉइंट कट सकता है क्या, क्योंकि ऊपर भी एक पॉइंट के बाद एक अंक है और नीचे भी पॉइंट के बाद, तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, तो क्या होगा 13 और 13 का पारा 26 में कितनी बार जाता है, तो 1 - 1/2 इंटू 100 हो गया ना। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, या तो सीधा 100 से गुणा कर लीजिए अंदर वालों को, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100, माइनस 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100/2, 100 का भाग 2 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 - 50, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50%। सिंपल। कितना परसेंट लिख लीजिए।
अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक ऐसा काम है जिसमें आप करो तो भी आपका फायदा, ना करो तो भी आपका, सब आपके ही है। फायदा नुकसान नफा घाटा सर आपका। ठीक है, मैं तो अभी और 30-40 मिनट और यहां पे ऐसे डांस कर लूंगा, काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत परेशान करते हो, उसके लिए भी ध्यान व्यान करेंगे, थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाएंगे और तुम लोगों को इग्नोर करना सीखेंगे, क्योंकि अभी तक लगा हुआ है तुम लोगों से कि तुम्हारा बुरा होता है, तुम नहीं पढ़ते तो बुरा लगता है। जिस रोज बुरा लगना बंद हो जाएगा फिर तो तुम जो चाहे वो करो, हम तो यहाँ पढ़ाएंगे घंटे, काम चल जाएगा। यही होता है। अब आपको लगता है कि प्राइवेट है तो यहाँ क्या होता है कि तुम पैसे दे के आए हो, तुम सब सिस्टम देखते हो कि ठीक है, नहीं पढ़ोगे घर वाले डांटेंगे, शिकायत आएगी, हमारा रिजल्ट नहीं रहेगा। फिर तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सरकारी लोग जो है पढ़ाते नहीं है, क्योंकि तुम वहां जाते नहीं हो। वहां जाते हो तो दलिया खाने जाते हो, खा के आ गए, खत्म हुआ बात। तो इसलिए वो पढ़ाने को ध्यान है। लेकिन आपको लगता है कि सरकारी विद्यालयों में सब जगह नहीं पढ़ाते, तो ऐसा नहीं है। जहां के लोग जागरूक है वहां पर सरकारी स्कूल भी अच्छे चल रहे हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा यहाँ बैठे हुए जिनको डिग्री करनी हो और वो प्राइवेट कॉलेज में जाके डिग्री करेगा। डिग्री कहाँ करोगे तुम? बीएससी है यार, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए तो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे जो होते हैं विद्रोही होते हैं, वो बोलते हैं कि सर पढ़ाओ, और वहां के टीचर पढ़ाते हैं तो अच्छे से पढ़ाई चलती है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई नहीं चलती, इसलिए जाना नहीं चाहते तुम लोग। तो वहां पढ़ाई होती है, इसलिए बढ़िया काम चल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, 75% से ज्यादा नहीं जाओगे तो, और वहां आप पैसे दे के आओगे, काम चल जाएगा। तो जहां अच्छी क्वालिटी है ना, वो गवर्नमेंट ही करता है अच्छे से सप्लाई। लेकिन तुम जागरूक नहीं हो तो तुम्हारे वजह से हो रहा है। अब मैं बताऊं, अपना भी काम चल सकता है, ये कैमरा नहीं लगाओ, तुम में पढ़ना नहीं हो, मुझे पढ़ाना नहीं हो, तो काम चले, ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ाना। दिक्कत तो अब दो दिक्कत है, एक तो हमारे ऊपर प्रशासन ने ध्यान रखा है कि यार पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा, क्योंकि वो हम पढ़ाएंगे तभी पैसे देंगे। अच्छा, दूसरी बात, तुम लोग भी पैसे दे के आए हो। तुम में से 25% 30% लोग मैच्योर है, वो बोले यार सर पढ़ा ही नहीं रहे, कि क्या फालतू बातें कर रहे हैं, तो तुम शिकायत करोगे, तो तुम मैच्योर। लेकिन तुम में से सब मैच्योर नहीं है। जो मैच्योर है तो दिमाग अच्छे से ढंग से यूज करेगा, जिनको अपना सही और गलत पता है वो तो पढ़ लेंगे, नहीं तो अगली बार और वापस आएंगे, और बिल्डिंग बनेगी, और एसी लगेगी, और हमारा घर चलेगा, और चलता रहेगा। तो भैया आप पढ़ लो थोड़ा सा। ओके, एक क्वेश्चन हम आपसे, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, जो इनको नहीं करना है मत कीजिए, जो इंटरेस्टेड है वो एक बार क्वेश्चन कीजिएगा। दूसरे नंबर पर का क्वेश्चन है, अब मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं बीडी और पीडी, और मैंने कह दिया है कि ज्ञात क्या करना है तुम लोगों को, रंध्रावकाश ज्ञात करना है। तो बीडी कितनी दे रखी है देखो, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पीडी दे रखी है 1.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इतना कम तो नहीं आएगा ना, आरो गलत आरो, इतना कम तो किसी हालत में नहीं आएगा। अच्छा 1.6, सॉरी, बिल्कुल सही आ रहा। हाँ, अब 2.6 कर लो इसको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैथमेटिशियन अपने पास बैठे हैं। हाँ, 2.6 कर लेना है। बिल्कुल, पहले वाले का 25 बिल्कुल राइट है। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, 2.6 कर लेना यहाँ पे। कितना? बहुत बढ़िया। अच्छा, किन से नहीं हो रहा कि सर ये तो आंसर नहीं बैठ रहा, हमारा तो आ ही नहीं रहा आंसर, ना पिछली बार आया था ना अब आ रहा है। तो बढ़िया बेटा, गणित में गुणा भाग अच्छे से करना याद, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो गुणा भाग की। दिक्कत यहाँ कॉन्सेप्ट की नहीं है, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद है तो हो ही जाएगा। दिक्कत है तुम्हें पॉइंट घटाने नहीं आते, एक पॉइंट का गुणा नहीं आता, पॉइंट का भाग नहीं आता, तो वो तो तुम करोगे तभी बैठेगा काम। तो गणित तो तुम्हें 10 तक की जो पढ़ी हुई है वो ये काम आएगी यहीं, और यही काम चलेगा उसी गणित से। चलो अपन करके देख लेते हैं, ऐसे 2-4 क्वेश्चन करके मैं आपको बता सकता हूं जरूर, लेकिन मैं आपको आज आज में गणित में परफेक्ट नहीं कर सकता।
या मान के चलिए आपको लगता है कि मैं अभी आपकी गणित पूरी सुधार दूंगा, वो तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, 10वीं तक आई होगी तो अभी 2 साल में आई होगी, या भूले नहीं होंगे तो चलेगा, नहीं तो तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी बाकी सब बच्चों से। अब इनके आंसर जो फास्ट आ रहे हैं उनकी गणित अच्छी है, तो मैथमेटिक्स को अच्छा करना पड़ेगा तुम लोगों को। ओके, अब देखो रंध्र अवकाश की हम बात करें तो रंध्र अवकाश बराबर होता है 1 माइनस बी डी अपॉन पी डी इंटू 100 ना। ओके, 1 माइनस बी डी कितनी है 1 पॉइंट, पीडी कितनी है 2.6, और इंटू कितना करना है 100। पॉइंट से पॉइंट कटेगा क्या, कट गया, 1 माइनस 12 अपॉन इंटू 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और आप कट कर लीजिए। तो 12 और 26 का कुछ है क्या सॉल्यूशन, यस, ये हो गया 6 और ये हो गया 13। अब आपको 6 में 13 का भाग देना है, दे सकते हैं क्या, यस, 0 पॉइंट और ये 0 कितनी बार गया, कितना आया, कितना हो गया, कितनी बार गया, 6 बार, 0.46। अब 1 माइनस 0.46 इंटू रियली, ओके, इंटू 100। तो जिनका भी 47 आ रहा था गलत है आंसर। ओके, 1 माइनस 0.46 इंटू 100। अब 1 माइनस 0.46 कर लो या पहले गुणा कर लो, 100 इंटू 100 माइनस 46, तो आंसर आ गया 54%। कंफ्यूज हो गया था क्या, ओके, अब आ गया आंसर 54। ये जिन्होंने पहले 47 बताया उनके गलत है, 54। हाँ, 53.8 तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है 53.8, और बाकी 54। अच्छा, फिर आपको याद करना है कि कभी अभी आपको ज्यादा गणित में उलझना नहीं है, क्योंकि आंसर जो ऑप्शन आएंगे वो कभी आपके बेटा ऐसा नहीं आएंगे 53.8, 54 या 55.1, ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, थोड़े बढ़िया अलग अलग ऑप्शन आएंगे, तो आसानी से तुम कर पाओगे वहां पे। एक क्वेश्चन और, हाँ बिल्कुल सही है, डीके कुमावत, बशीर मोहम्मद, गर्व सोनी। लिख लिया सबने, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दें, आराम से कर लोगे। चलो, अब इसमें भी बीडी दे रखा है और पीडी दे रखा है। याद रखना 50 से ज्यादा आएगा आंसर। आंसर 51 52 समथिंग कुछ आएगा, 52 आएगा। बेटा आप नोट्स दो वापस अपने। सॉरी, 52%।
लो, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 52%। हाँ, बहुत सही आया है। ओके, 52%। कितना आया है? 52। तो आपको कभी ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी है कि 51.7 आ रहा है कि 8 आ रहा है, 8.6 आ रहा है, समथिंग। वो आपका, आपको एग्जैक्ट नहीं याद करना है, लेकिन जितना भी आ रहा है 52 के समथिंग आएगा आंसर। आ रहा है? ओके, तो आंसर लिख लीजिएगा 52%। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मृदा वायु, सोइल एयर। मृदा वायु, सोइल एयर। कितने नंबर की प्रॉपर्टी है ये? एक नंबर पे क्या पढ़ा? मृदा कण, फिर कणाकार, फिर संरचना, फिर घनत्व, फिर रंध्रावकाश, और 6 नंबर पे मृदा वायु। हाँ, नया टॉपिक है, सोइल एयर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या? आपको किसी और टीचर ने मृदा जल के बारे में पढ़ाया कि उपलब्ध जल कौन सा, अनुपलब्ध कौन सा, केसीय, गुरुत्वीय? नहीं, आपको अभी सिंचाई नहीं पढ़ाई है। तो एक टॉपिक अपन और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मृदा जल, वो भी हम इसके साथ पढ़ेंगे। अभी लिखिए मृदा वायु, सोइल एयर। क्या होता है सोइल एयर? पढ़ा दिया, फर्स्ट बैच वालों को पढ़ा दिया होगा, उनको तो मैंने भी पढ़ा दिया, लेकिन मैं बाकी को पूछ रहा हूं। ये सेकेंड और थर्ड बैच की क्लास है। हाँ, मृदा वायु जिसको बोलते हैं सोइल एयर, क्या बोलते हैं? अच्छा, क्या होता है? मृदा के रंध्रों में उपस्थित वायु क्या कहलाती है? मृदा के रंध्रों में उपस्थित वायु क्या कहलाती है? अच्छा, ये मृदा वायु रंध्रों में आई कैसे? कहां से आई है? अच्छा, वायु है कहां पे? वायुमंडल में। तो यहां मृदा में भी कहां से आई है? वायुमंडल में। जिन्होंने बोला क्या पता, उनको अभी तक मृदा की डेफिनेशन ही नहीं पता, क्योंकि हमने जब मृदा पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि जो आपके ठोस पदार्थ होते हैं वो आते हैं जैव मंडल और स्थल मंडल से, जो आपका जल है वो आता है जल मंडल से, और जो वायु आता है वो वायुमंडल से। तो याद रखना, मृदा रंध्रों में उपस्थित, मृदा रंध्रों में उपस्थित वायु मृदा वायु कहलाती है। मृदा में कहां से आती है? मृदा में कहां से आती है ये? तो याद रखना, मृदा में यह वायुमंडल से आती है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा आती है? तो याद रखना, दो प्रक्रिया याद रखना, एक तो है विसरण व मास फ्लो। विसरण कितने प्रतिशत मृदा वायु को लेके आता है? 90। और मास फ्लो 10%। वायुमंडल से किन प्रक्रियाओं द्वारा आती है? विसरण और विसरण, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं, और एक है मास फ्लो। तो ज्यादा प्रभावी कौन सी प्रक्रिया है? विसरण। अब ये आई वायुमंडल से, तो इसका संगठन भी कैसा होगा? वायुमंडल में वायु जैसा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी वायु, गैस? नाइट्रोजन। तो जल मृदा में भी कौन ज्यादा होगा? फिर कौन? तो मृदा में भी कौन ज्यादा होगा? और फिर कौन? तो मृदा में भी कौन ज्यादा? तो सेम है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा परसेंटेज चेंज हो जाता है। तो लिखिए मृदा वायु का संगठन। ये लिख लिया सबने? मृदा वायु का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सोइल एयर। मृदा वायु का संगठन। तुम फर्स्ट बैच वाले वापस लिख रहे हो ना? तुम लिख रहे हो ना वापस? फर्स्ट बैच ये वापस लिख रहे हो? वो बेटा है ना, लिख रहे हो? हाँ, लिखना, क्योंकि वहां कम था थोड़ा। ओके, नेक्स्ट लिखिए,
मृदा वायु का संगठन। अच्छा, मृदा वायु का संगठन कैसा होता है, किसके बराबर होता है, वायुमंडल। तो याद रखना, वायुमंडल की वायु है ना, उसके जितना ही इसका संगठन होता है। तो वायुमंडलीय वायु और मृदा वायु लगभग समान होती है। जैसे सबसे ज्यादा गैस कौन सी, कैसी गैस है, याद रखना अक्रिय गैस है। कैसी है, मतलब इनर्ट गैस है, काम की नहीं है। दूसरे नंबर पे O2 कैसी है, ये अपनी रेस्पिरेशन की गैस है, श्वसन की गैस है। सभी जितने भी आपके जीवित लोग हैं, प्राणी हैं, जो भी वायु है, उन सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर पे है CO2, ये पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। ओके, लगभग 78% आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन। तो याद रखना, सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। अच्छा, अब आपको वायुमंडल वायु में 20.9% गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, लेकिन मृदा में पाई जाती है 20.6%। अब जब हम बात करें CO2 की, तो 0.03%, लेकिन मृदा में पाई जाती है 0.3%। सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें, CO2 में। CO2 वायुमंडल से की तुलना में लगभग 8 से 10 गुना अधिक है। तो याद रखना, CO2 मृदा में वायुमंडल की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है, 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। यदि मृदाएं जलमग्न हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की तो मात्रा और CO2 की मात्रा, जो पौधों के लिए क्या है, हानिकारक। लेकिन कुछ पौधे ऐसी स्थिति में भी जिंदा रह लेते, कौन से, जैसे धान, जिनको यदि जलमग्न अवस्था में भी उगाएंगे तो उग जाएंगे। तो याद रखना, जलमग्न अवस्था में, ये लिख लिया, लिख लो आराम से। लिख दिया, अब तो लिख लिया होगा। बेटा बिना आवाज के लिख लो। O2 की यदि मात्रा मिट्टी में 10% से कम हो जाए,
तो पौधे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जलमग्न होने पर O2 कम हो जाती है, इसलिए पौधे मर भी जाते हैं, श्वसन कर नहीं पाते। तो उपयुक्त CO2 कितनी है, लगभग कितने प्रतिशत, 20%, ऑलमोस्ट 20%। ये माइनस नहीं है, ऑलमोस्ट है, लगभग 20%। 20% से यदि कम होगा तो फिर पौधे धीरे धीरे वृद्धि कम होने लगेगी, और 10% से कम होते पौधे मर जाएंगे। अच्छा, O2 कहां चाहिए पौधों को, पौधे ऑक्सीजन लेते हैं क्या, यस और नो, नो वाले कौन कौन है, नो वाले, एक अकेला बंदा, दो, सपोर्टर तो हर जगह है? लेते हैं पौधे, पौधे वायवीय जीव है, पौधे ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो फिर यदि नहीं लेते तो ऑक्सीजन की कहां जरूरत पड़ती, वाह, अरे बेटा पौधे दो प्रक्रिया करते हैं, एक करते हैं प्रकाश संश्लेषण और एक करते हैं श्वसन। श्वसन में लेते हैं O2 और प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं CO2। प्रकाश संश्लेषण में छोड़ दे और इसमें छोड़ दे CO2। हाँ, तो लेते, अब इसीलिए तो देखो प्रकाश संश्लेषण कब होगा, जब प्रकाश होगा। रात में प्रकाश होता है क्या, नहीं होता। तो रात में प्रकाश नहीं होता, पौधे प्रकाश संश्लेषण, तो ना तो वो CO2 लेते ना O2, लेकिन रात में वो श्वसन, तो O2 और देंगे क्या। और ऐसी कंडीशन में रात में पौधों के नीचे सोते हैं तो दम घुटने से आदमी की क्या हो जाती है, क्योंकि उसके चारों ओर इतनी ज्यादा, खुद भी CO2 छोड़ रहा है और पौधे भी क्या छोड़ रहे, और ऑक्सीजन की धीरे धीरे मात्रा क्या हो जाती है, कम, तो आदमी का दम घुटने लगता है। और जब दम घुटने लगता है, बहुत बार पहले पुराने समय में तो कहते थे ना कि पीपल के पेड़ के नीचे सोया था, नहीं नीम के पेड़ के या बड़े से किसी पेड़ के नीचे सोया था और सुबह देखा आदमी की मौत हो गई, तो वो या फिर बोलता है मेरे रात में भूत आए थे और मेरे साथ वो जो है ना या सीने पे बैठ गए और बैठ के मेरा गला दबा रहे। भैया कोई भूत भूत नहीं आया था, तुम्हें सांस ही नहीं आ रही थी। जब आपको नींद में सांस नहीं आती ना तो आपको लगता है यहाँ बाहर आ गया है। आप कभी उल्टे सो गए या आपका हाथ आपके यहाँ सीने पे आ गया तो लगता है ना सांस घुट जाएगा, और इस टाइम ऐसे सपने आते कि कहीं भाग रहे हैं, सांस फूल रही है, या कोई कुत्ता आ गया और पूरा यहाँ पे बैठ गया है, या कोई भूत ने आके गला दबा दिया है। ऐसे सपने तभी आते हैं जब आपके श्वसन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती। बस, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होती है, हाँ तो मैं पीपल का मैंने बोला ना, बाद में गलती मान ली ना। ओके ओके, क्वेश्चन आएंगे ऐसे यूं, नहीं आएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मृदा ताप। मृदा का जो ताप है वो हर समय बदलता है, हर एक पल में बदलता है। मृदा का ताप कभी कांस्टेंट नहीं रहता। आपको लगता है कि मिट्टी हमेशा ठंडी रहती है, गर्म रहती है, ऐसा दिन के समय में आप मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जाके मिट्टी से बात करोगे तो मिट्टी बड़ी शीतलता देगी, बहुत ठंडी रहेगी, एकदम कूल कूल। यही मिट्टी दिन के 2 बजे बहुत हॉट हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी देगी, आप नंगे पैर उसके ऊपर चल भी नहीं सकते। इसका मतलब मृदा का तापमान फिक्स। आपसे पूछ लिया जाए कि मृदा का तापमान में सबसे ज्यादा अंतर कौन से कितने गहराई में आता है, मृदा का तापमान सबसे ज्यादा कहां अंतर होता है, सबसे ज्यादा चेंज कहां होता है, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर कितनी गहराई हो गई, 0 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, तो याद रखना मृदा ताप में सर्वाधिक अंतर, सर्वाधिक दैनिक अंतर कहां आता है, सर्वाधिक दैनिक अंतर सतह पे आता है। कहां पे आता है, मतलब कितने सेंटीमीटर पर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे मृदा का तापमान ज्ञात करना है, तो मृदा का तापमान तो हर एक समय अलग अलग होगा भैया। 2 बजे अलग होगा, 3 बजे अलग, 4 बजे अलग, 5 बजे अलग, सुबह 4 बजे अलग। तो इसका मतलब मैं मृदा का तापमान ज्ञात करूं तो सतह की मृदा का तापमान से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मृदा का तापमान हर एक पल में बदलेगा। तो मुझे ऐसा, मृदा तापमान किससे मापा जाता है, बिल्कुल मृदा तापमान जो है, मृदा तापमान मृदा
तापमापी, सोइल थर्मोमीटर, तापमापी सोइल थर्मोमीटर से मापा जाता है। अब मुझे बताओ, मैं यदि इसको सतह पे लगाऊंगा तो हर समय टेम्परेचर बदलता रहेगा, तो कितनी गहराई से मापा जाता है? जहां पे ज्यादा चेंज मिट्टी के तापमान में नहीं हो। तो याद रखना, इसकी गहराई रखते हैं अपन कितनी गहराई से, तो याद रखना 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां ज्यादा अंतर मिट्टी के तापमान में नहीं आता, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। हाँ, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट रुक जाओ भले। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट उष्मा क्या होती है? विशिष्ट उष्मा, उष्मा क्या होती है? उष्मा एक ऊर्जा का फॉर्म है जो आपको किसी भी पदार्थ के अंदर कितनी ऊर्जा है ये बताती है। जैसे हम उष्मा बढ़ाएंगे, जैसे दूध है, हम जब लेके आए मार्केट से तो 25 डिग्री सेल्सियस पे था, तो एकदम शांत पड़ा था। इसको आप स्टोव पे रखो, थोड़ा सा स्टोव ऑन करो और थोड़ा तापमान बढ़ाओ, स्टोव के अंदर आप एनर्जी दो, हीट एनर्जी दो, तो धीरे 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 वो क्या हो जाएगा? गर्म होके उबलेगा, उबले के और उफन भी जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा जिससे आपने पात्र में रखा था। इसका मतलब उष्मा बढ़ाने पर जो आपका सिस्टम है, जो आपका कोई पदार्थ है, उसके अंदर ऊर्जा बढ़ती है। तो उष्मा एक क्या है? ऊर्जा है। अब कभी भी हम किसी भी पदार्थ को उष्मा देंगे तो उसका तापमान, उष्मा देंगे तो क्या बढ़ेगा? तापमान। तो मान लीजिए मुझे किसी पदार्थ का 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है। कितना डिग्री सेल्सियस? तो कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। लिखिए, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, क्या डेफिनेशन है? किसी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए कितने उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? याद रखना, जल की विशिष्ट उष्मा होती है 1 ग्राम/सेंटीमीटर। यह तो घनत्व का हो गया ना, 1 कैलोरी/ग्राम/डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मृदा की कितनी होती है? 0.2 कैलोरी/ग्राम/डिग्री सेल्सियस। मुझे बताओ, जल्दी गर्म कौन होगा? मृदा होगी ना भाई। मृदा को तो कम ही चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 0 कैलोरी/ग्राम/डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम मृदा को 0.2 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है कितना? रियली? हाँ हाँ, नहीं मैं नोट्स, मैं कहा बोल रहा हूं, गलत लिखा होगा बेचारे ने, तभी तो मैं नोट्स से नहीं पढ़ा कि आपको पढ़ा रहा हूं। नहीं, मिस प्रिंट नहीं होता, मिस राइटिंग हो गया है। इस बेचारे ने क्या किया, सुनना, इसने लिखा कैलोरी, फिर पर को इतना ही लिखा छोटा सा पर, फिर इसने डिग्री को बड़ा लिख लिया और सेल्सियस लिख लिया, फिर इसने पॉइंट और डाला यहाँ पे, तो उसकी गलती नहीं है, ध्यान से देखना ऐसे क्या। बाकी है कैलोरी
प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति ग्राम, या कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक है ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसके पास जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसके पास जाएगा। अरे पता ना, ए अपॉन बी अपॉन सी क्या होता है, ए अपॉन बी इंटू सी। अब गणित पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। ओके, तो जल्दी गर्म कौन होगा, और लेट, और इसीलिए आपने देखा होगा दिन की 2 बजे आप पानी से नहाओ, पानी बाहर रखा हुआ है, मिट्टी भी बाहर रखा हुआ है, तो पानी तो ठंडा लगेगा। लेकिन दिन की 2 बजे तो मिट्टी की सतह पर नंगे पैर चलो तो मिट्टी, क्योंकि मिट्टी इजीली गर्म हो गई है, पानी इतने इजीली गर्म है। लेकिन जो जल्दी गर्म होता है वो ठंडा भी, और जिसको गर्मी, जिसमें आपकी हीट, जिसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है वो ठंडा भी। और इसलिए गर्मियों के दिनों में रात की 10 बजे भी तुम नहा रहे हो तो पानी क्या लगेगा, गर्म। लेकिन गर्मियों की रात में रात की 10 बजे मिट्टी की सतह पे जाओ, मिट्टी क्या लगेगी, ठंडी, बस।